नमस्कार, मैं अधिवक्ता सोनाली भट्टाचार्य जी आज फिर से आपके सक्षम उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर मैं चाहूँगी कि हम भारतीय अपने संविधान के बारे में जानें। ये जो संविधान है ये क्या है, भारत में संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, भारत के इतिहास में संविधान की क्या भूमिका है, ये संविधान भारत में कैसे लाई गई, साथ ही साथ संविधान किस प्रकार से कार्य करता है। और हम ये जानेंगे कि हमारे संविधान को आखिर संघीय संविधान की जगह क्वासी जुडिशियल या फिर अर्ध संघीय संविधान क्यों कहा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान को जानने से पूर्व हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि ये संविधान का जो निर्माण है इसके पीछे की स्टोरी क्या है, इसके पीछे की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। महात्मा गांधी ने बहुत पहले 1922 में ही यह मांग रख दी थी कि भारत जो है अपना संविधान खुद लिखेगी और अपना स्वर्णिम भविष्य खुद तय करेगी। लेकिन कानूनी आयोग एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की असफलता के बाद भारतीयों का जो दिल है वो थोड़ा बैठ गया कि अब हम अपना संविधान खुद नहीं लिख पाएंगे। लेकिन फिर भारतीय शासन अधिनियम 1935 लाया गया। इसके अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों की मांग ने ये जोर पकड़ लिया कि हम अपना संविधान खुद लिखेंगे, हम अपना भविष्य खुद तय करेंगे। और साथ ही साथ 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने संविधान सभा की मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रख दी। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध में ये स्टार्ट हुआ तब उन लोगों ने ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया था। ब्रिटिश सरकार सोच रही थी कि भारत ये बस अपना खेल खेल रहे हैं, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ हुई तब ब्रिटिश सरकार को ये समझ में आ गया कि भारत अपने देश के निर्माण के लिए बहुत ही तटस्थ है, तो वो अपने मांग से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने भारतीयों को तोड़ने की बहुत कोशिश की और वो इसका विरोध कर रहे थे कि भारत अपना संविधान खुद नहीं लिख सकती। लेकिन फिर द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य तक आते आते ब्रिटिश सरकार ने इस बात को समझा कि स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने ये तय किया कि भारत अपना संविधान तो खुद तय करेगी। लेकिन भारत को उन्होंने क्या किया कि दो हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्से को पाकिस्तान बना दिया और एक हिस्से को भारतीय बना दिया। अब जो भारत के हिस्से में जो कंडीशन आए थे, भारत को सिर्फ उसी हिस्से में संविधान बनाने का अधिकार दिया गया और जो हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया, पाकिस्तान को वहां के संविधान की रचना करने का अधिकार ब्रिटिश सरकार ने दे दिया। 1940 में यह अधिकार ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को दिया गया कि वे अपने सिद्धांत का निर्माण खुद कर सकते हैं। एक नया संविधान भारत के लोग अपने आप अपने अधिकारों के साथ बना सकते हैं। भारत के गणराज्य का जो संविधान है वह एक सर्वोच्च लिखित विधान है। यह संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया, पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे प्रभावी बनाया गया। इसीलिए 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डे मनाते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी राज्य का जो आधार होता है वो उसका संविधान होता है। इसमें उस देश और राष्ट्र के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा देश का प्रशासन चलाने का अधिकार लिखा गया होता है, नीति निर्माण किए गए होते हैं जिससे कि सत्ता का दुरुपयोग ना किया जा सके। और ये जो संविधान होता है उसके द्वारा मूल शक्तियाँ जनता के हाथों में निहित होती है। यदि किसी गलत व्यक्ति के हाथ में शासन चली भी जाए तो जनता उसे तुरंत वहां से हटा सकती है। ऐसे तो हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण भीमराव अंबेडकर ने किया है। वे संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने ही अपने एक भाषण में कहा कि इसका पूरा श्रेय मुझे नहीं जाता, मेरे साथ साथ डॉक्टर BN राव और साथ ही साथ रामाकृष्ण स्वामी अय्यर जो कि उस वक्त के मद्रास के महाअधिवक्ता थे, उन्हें भी इसका श्रेय उन्होंने दिया है। हमारे संविधान में लगभग 395 यानी 395 संवैधानिक अनुच्छेद है। साथ ही साथ इसमें 12 अनुसूचियां हैं जिसको कि हम
25 भागों में बांटते हैं। और साथ ही साथ ये जो 12 अनुसूचियां हैं, जब संविधान बने थे तब इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन समय के साथ परिवर्तन होते गए, संशोधन होते गए और इसमें 12 अनुसूचियां लाई गई। भारतीय संविधान में 2022 तक लगभग 105 बार संशोधन किए गए हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो काफ़ी लचीला है, उसमें सही तरीके से संशोधन किया जा सकता है। ऐसे संशोधन करना काफ़ी आसान नहीं है। इसमें 2 किस्म के संशोधन होते हैं, एक जो सरकार खुद करती है और एक जिसमें अनुमोदन की आवश्यकता होती है। संशोधन के विषय में मैं अलग से एक वीडियो आप लोगों के साथ साझा जरूर करूंगी कि किस प्रकार से संशोधन किए जाते हैं। अब आते हैं साधारण भाषा में, यदि हम संविधान को समझे तो संविधान एक लिखित विधान है जो कि एक लिखित दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। ये नियमों का एक तटस्थ भाग है जो कि सभी के लिए एक समान है। संविधान के द्वारा शासन की शक्तियां जो है उसमें वो व्यक्ति के हाथों में निहित होती है, लेकिन फिर भी यदि उसका उल्लंघन किया जाए तो कोई भी राज्य सरकार इसका उल्लंघन नहीं कर सकता, कोई भी केंद्रीय सरकार इसका उल्लंघन नहीं कर सकता और ना ही कोई राज्य सरकार इसका उल्लंघन कर सकता है। इतना तक कि संविधान सर्वोच्च है, सबसे बड़ी शक्ति है, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय भी संविधान के आगे नहीं जा सकती। अब आप समझ गए होंगे कि हमारा संविधान कितना महत्वपूर्ण है। सभी भारतीयों का एक दायित्व बनता है, जैसे हम सभी भारतीय अपने रंग, रूप, धर्म, लिंग, जाति, भाषा के आधार पर बटे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक संविधान ही ऐसा है, एक संवैधानिक नियम ही ऐसे हैं जिनके अंतर्गत हम सभी एक रूप से कार्य करते हैं। हम सभी के ऊपर संवैधानिक नियम लागू होते हैं ताकि देश सुचारू रूप से चल सके और हम सभी एक दूसरे के साथ खुश रह सके। इसीलिए संविधान के नियमों की आवश्यकता हमें होती है, क्योंकि सभी अलग अलग होते हुए भी सबकी मूलभूत आवश्यकताएं या बुनियादी आवश्यकताएं जो है वो एक तरह की ही हैं। जैसे हम सभी को सुरक्षा चाहिए, हम सभी को दंड की आवश्यकता है ताकि हम किसी प्रकार का गलत कार्य ना कर सके, हम सभी व्यक्तियों के कुछ अधिकार होते हैं, कुछ दायित्व होते हैं, ये सभी संविधान में लिखित है जिसके अनुसार हम सबको चलना आवश्यक होता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें संविधान की आवश्यकता आखिर क्यों है। अब आते हैं हमारा संविधान कार्य कैसे करता है। अब देश में नियम तो बन गए, लोग उन्हें जानने भी लगे, लेकिन बस नियमों का बनना और लोगों का उसे जानना ही काफ़ी नहीं है, इसको लागू होना भी बहुत आवश्यक है। यदि नागरिकों को यह विश्वास ना हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे तो उनके पास उस नियम को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन जब नागरिकों को यह विश्वास होगा कि यदि वो किसी प्रकार से नियम का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें दंड दिया जाएगा, तो वो जरूर ही उस आधार पर उन नियमों को मानेंगे और उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। न्यायपालिका उसे दंडित करेगा क्योंकि नियमों को न्यायपालिका की मोहर लगाई हुई होगी। यह विश्वास लोगों के ऊपर बनाए रखना संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। संविधान का यह दायित्व बनता है, यह महत्वपूर्ण विश्वास बढ़ाए रखना एक महत्वपूर्ण कार्य बनता है ताकि लोग सही तरीके से अपने नियम और कानूनों का पालन कर सके। दूसरा, सरकार का निर्माण करना। संविधान का मुख्य कार्य है सरकार का निर्माण करना। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और उनके नीचे पंचायती सरकार, ये सभी संविधान के अंदर रहकर ही कार्य कर सकते हैं, चाहे वह सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो या निचली न्यायालय हो या उससे भी अंडर पंचायती राज्य हो। किसी भी प्रकार के जो शासन व्यवस्था है वो संविधान के अंदर रहकर ही कार्य करेगा। उसी प्रकार संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों का कुछ सीमाओं के अंतर्गत रखता है, जिससे कि यदि किसी भी व्यक्ति या किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो संविधान सरकार को जवाब मांग सकती है कि आपने ऐसा क्यों किया। यानी संविधान जो है वो सर्वोच्च है, उससे ऊंचा कोई नहीं है, कोई सरकार संविधान के आगे नहीं बढ़ सकता। संविधान का चौथा कार्य है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाएं, उसके अधिकार और उसके दायित्व ये सभी को लागू कर सके और एक न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था बनाए रख सके।
अब आते हैं, हमारा संविधान संघीय नहीं बल्कि हमारा जो संविधान है वो क्वासी जुडिशियल है या इसे अर्ध संघीय व्यवस्था कहा जाता है। आखिर क्यों भारतीय संघीय व्यवस्था को हम अर्ध संघीय व्यवस्था कहते हैं? भारतीय संघीय व्यवस्था किस प्रकार से अर्ध संघीय हुई, इस विषय में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ क्वासी फेडरल सिस्टम। क्यों? क्योंकि एकल संविधान, भारत में एक ही संविधान है। ऐसे तो यदि हम फेडरल सिस्टम को ध्यान में रखें तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि दो संविधान होते हैं, एक राज्य का संविधान अलग होता है और दूसरा जो केंद्रीय संविधान होता है वो अलग होता है। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में एक ही संविधान है जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा फॉलो अप किया जाता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि भारत को संघीय या फेडरल नहीं कह सकते, वह है शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन जो है वो संघीय व्यवस्था में या फेडरल सिस्टम में सभी माने केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बराबर मात्रा में दिया जाता है, उसमें बराबर तरीके से शक्ति का विभाजन होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में केंद्र सरकार को राज्य सरकार की तुलना में अधिक अधिकार दिए गए हैं और जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार के अंदर रहकर ही अपना कार्य कर सकती है। इसीलिए भारतीय संविधान को जो है उसे क्वासी फेडरल कहा जाता है, अर्ध संघीय व्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि यह पूर्ण रूप से संघीय व्यवस्था की तरह कार्य नहीं करता। भारतीय अनुसूची 7 के अंतर्गत इसे अंतर्गतित किया गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र सरकार को राज्य सरकार के मुकाबले अधिक शक्ति प्राप्त है। उसी प्रकार आते हैं संविधान का अधिक कठोर ना होना। भारतीय संविधान में अब तक 2022 तक 105 संशोधन किए जा चुके हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान को समय समय पर गंभीरता को समझते हुए, समय की स्थिति को समझते हुए इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ अनुमोदित किया गया है कि भारतीय संविधान जो है वो काफी लचीली है। इसी कारण से इसे क्वासी फेडरल माना गया है, फेडरल नहीं, क्योंकि फेडरल सिस्टम में संविधान को बदलना उतना आसान नहीं होता। कई मामलों में संविधान के संशोधन के लिए संसद को राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन की आवश्यकता भी नहीं होती। अनुच्छेद 3 के अनुसार मौजूदा राज्यों के क्षेत्रीय सीमाओं का नाम के परिवर्तन के समय अनुमोदन की आवश्यकताएं नहीं हुई थी। हालांकि राज्य के कार्यों और अधिकारों को प्रभावित करने वाले अगर संशोधन किए जाएं तो कानून के आधे राज्यों की आवश्यकता होगी अनुमोदन के लिए। इसके लिए आर्टिकल 368 पारित किया गया था। एकीकृत न्यायपालिका, भारत में एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है। उच्च न्यायालय राज्यों के देखरेख करता है और सर्वोच्च न्यायालय केंद्रों के साथ साथ राज्य तथा अर्ध न्यायिक इकाइयों की भी देखरेख करता है। उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रखा गया है, इसी कारण इसे एकीकृत न्यायपालिका कहा जाता है। एकल नागरिकता, भारतीय संघ और राज्यों के लिए अलग अलग नागरिकता नहीं बल्कि एक ही नागरिकता दी जाती है। संविधान के भाग 2 के तहत नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को एक ही नागरिकता, यानी आप इंडियन सिटीजन है, ना कि आप जिस राज्य के सिटीजन है उसका सिटीजनशिप, सिर्फ भारत की सिटीजनशिप आपके पास है, ना कि आप जिस राज्य के रहते हैं उस राज्य की सिटीजनशिप आपके पास नहीं होती। जबकि फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि आप जिस राज्य के सदस्य हैं वहाँ की भी नागरिकता आपको प्राप्त होती है और साथ ही साथ जिस देश के आप नागरिक हैं वहाँ की भी। यानी अगर हम अमेरिका का उदाहरण लें जहाँ की फेडरल सिस्टम पाया जाता है, वहाँ कनाडा के भी आप सदस्य होंगे और साथ ही साथ आप कनाडा के नागरिक के साथ ही साथ आप संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के भी नागरिक माने जाएंगे। उम्मीद करती हूँ भारत के बारे में जो जानकारी मैंने आपसे साझा की या संविधान के बारे में जो जानकारी मैंने आपसे साझा की वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी और आपको ये वीडियो देखकर कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे साथ आखिर तक बने रहे। धन्यवाद।